तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने पर आज से मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास खंड शिक्षा अधिकारी आरओ के लिए स्टार्ट की जा रही है। प्रतिदिन ये क्लास आपको मिलेगी शाम को 8 बजे। और हमने कोशिश की है कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में, और वो भी पिछले 20 वर्षों के दौरान, वो सारे प्रश्न पूरी डिटेलिंग के साथ आपको हल करवाए जाएं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिनसे प्रश्न बनते हैं, वो टॉपिक्स भी डिस्कस किए जाएंगे। यानी कि एक कंप्लीट पैकेज होगा और ये पैकेज आपके लिए बहुत ही स्कोरी रहेगा, बशर्ते कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं और जिन्हें मैथ से डर लगता है, ये सीरीज उन्हीं लोगों को ध्यान में रख कर बनाई जा रही है जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ या रीजनिंग को अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये आपके लिए काफी हार्मफुल रहेगा, नुकसानदेह रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है। आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। आप लोगों को बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और जो लोग चैनल पर नहीं है उनको भी चैनल पर लाना है, ताकि ये फ्री कोर्स आप सभी लोगों का मैक्सिमम आप लोगों को प्रॉफिट दे सके। तो शुरू करेंगे आज की ये बेस्ट एमसीक्यूज की सीरीज। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सीरीज क्रमशः आगे बढ़ेगी 1 2 3 4 5। तो जितने प्रश्न आज होंगे उसके आगे के प्रश्न कल के वीडियो में होंगे, नेक्स्ट डे उसके आगे के प्रश्न होंगे, यानी कि डेली जितने भी प्रश्न होंगे उसके आगे से प्रश्नों की श्रृंखला होगी, वो स्टार्ट होगी। कुल मिला के 500 प्रश्न कंप्लीट किए जाएंगे। और जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है आप कमेंट करके बताइएगा, वो टॉपिक भी पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, बिल्कुल आसान, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, प्री के साथ साथ मेंस को भी क्वालिफाई करें, और हम जल्दी आपको खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में देखना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो एक प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रश्न यूपीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न ये पूछा गया था कि एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको अपना दिमाग अधिक उलझाने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस का आप यूज करें। सबसे पहले तो आप जो विकल्प हैं उसको आप देख लें। तो एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, इसका मतलब संख्या 20 तो नहीं हो सकती है, क्योंकि संख्या का 20% जोड़ने के बाद वो 20 नहीं आएगा, क्योंकि संख्या 20 अधिक है, तो 20 तो नहीं होगा। अब अगला जो ऑप्शन होगा वो होगा 25। तो यहां पर जो कंडीशन बनती है उसको हम देख लेते हैं। अगर हम 25 का, देखो, एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, मतलब 25% का, सॉरी 25 का 20% हो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 20/100, और उसमें 20 को आप ऐड कर दें। अगर 25 आ गया तो 25 इस शर्त को पूरी करेगा। तो 25 का 20/100 और धन 20। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 एकन्ना में 25, चौके 100 और 4 पचे 20 बराबर क्या आ गया 25। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि विकल्प बी हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ये नहीं मानना है कि माना हुआ संख्या x है, x का 20%, तो इस तरीके से प्रश्न लंबा हो जाएगा। आपको डायरेक्ट जो है विकल्पों में से ही एक विकल्प उठाना है, कंडीशंस को फॉलो करना है और उत्तर को ले लेना है। चुटकियों में आपका आंसर निकल आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब अगर शॉर्ट ट्रिक को यूज करें तो अगर वृत्त की परिधि को 50% से बढ़ाया गया है, किसकी परिधि को, 2 पाई r, तो उसकी जो त्रिज्या होगी यानी कि रेडियस होगा r, ये भी 50% से बढ़ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 125%। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, इसको चुटकियों में तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं है कि वृत्त किसे कहते हैं, परिधि क्या होती है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स है और बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वृत्त मतलब सर्किल होता है, परिधि मतलब होता है सरकमफेरेंस, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला भी आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पर पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 22/7, और इसको जो है 3.2 भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है।
और इसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट, ठीक है, तो क्या हो रहा है अभी? तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। अब और आर का मतलब क्या होता है? आर इज रेडियस, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या। हिंदी और इंग्लिश मीडियम को ध्यान में रख के ही पूरा वीडियो बनाया जाएगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की जो परिधि होती है यानी कि सरकमफेरेंस, तो परिधि का जो फार्मूला होता है वो भी आप याद रखना, ये होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, इसको आइए देखते हैं। तो प्रश्न को हल करने के लिए हम नीचे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। अब बात करेंगे, मानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर r, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होगी, ये मैंने आपको बता दिया था, परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 50% वृत्त की परिधि क्या है? 50% से बढ़ा दी जाती है। तो 50% बढ़ाने पर जो नई परिधि होगी उसको देखेंगे, जो नया सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा। तो ये हो जाएगा, पहले क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर में क्या ऐड कर रहे हैं? 2 पाई आर का 50% आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। 50% को आप क्या लिखते हैं? 50/100, ठीक है। अब यहाँ पर 50 से करना में 50, 50 दूनी 100, 2 से 2 कैंसल, ये हो गया आपका 3 पाई आर। तो ये क्या हो गई? ये आपकी नई परिधि होगी 3 पाई आर। तो अब नई त्रिज्या आपको पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? जो नई त्रिज्या यानी कि न्यू रेडियस होगा वो क्या होगा? यहां पर आप देखें, अगर परिधि है 2 पाई आर, इसमें से आपको त्रिज्या निकालनी है आर, तो आप इसको 2 पाई से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और आपको आर मिल जाता है। यानी कि अगर जो नई परिधि है 3 पाई आर, अगर इसको आप 2 पाई से कर दें डिवाइड, तो आपको क्या मिल जाएगा? नई त्रिज्या मिल जाएगी, और वो क्या होगी? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 आर। ये हमें क्या मिल गई? नई त्रिज्या मिल गई, ठीक है। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो देखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? पहले ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब जो नया क्षेत्रफल होगा वो भी देख लेते हैं। तो जो न्यू एरिया है वृत्त का, नया क्षेत्रफल, उसमें क्या करेंगे? पाई और आर की जो वैल्यू है कितनी है? 3/2 आर का होल स्क्वायर कर देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा? पाई हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का 4 हो गया, और आर स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे आप? 9/4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? वृत्त जो नया क्षेत्रफल है, वृत्त का नया क्षेत्रफल, ये आपको यहां पर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो हम देखेंगे। यानी कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई उसको आप कैसे देखेंगे? तो आसान है। सबसे पहले तो जो बढ़ा हुआ है 9/4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से क्या करेंगे? पुराना क्षेत्रफल है उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम बाहर रखेंगे पाई आर स्क्वायर को, और 9/4 माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बचा। अब क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे? इसको कैसे हल करते हैं? 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, मतलब 9 - 4/4 बराबर 9 में से 4 का कितना हो जाएगा? 5/4 पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल में वृद्धि हमको मिल गई, 5/4 पाई आर स्क्वायर, ये हमको क्षेत्रफल में वृद्धि मिल गई। अब जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि, उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसको ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम 5/4 पाई आर स्क्वायर
में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मूल क्षेत्रफल है यानी कि पहले वाला उससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट, 4 से 100 को आप डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा और 25 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपका 125%। यानी कि अगर किसी वृत्त की परिधि को आप 150 अगर उसे 50% से आप बढ़ा दें तो उसका नया क्षेत्रफल होगा वो 125% से इंक्रीज यानी कि उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो दैट इज माय आंसर और वो क्या है 125%। तो ये ऑप्शन सी हमारा जवाब हो गया। समझ गए आप? देखिए अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा और मैं जो ट्रिक्स होती है वो यूज नहीं करूंगा क्योंकि ट्रिक्स आपको भूल जाएंगी। बेसिक लेवल से आप समझिए ट्रिक्स का यूज हम करेंगे जब हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन में आपको सारी ट्रिक्स बता दी जाएंगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में अंत में कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही इजीली हल कर सकते हैं। एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न क्या है वो आपको सर्च कर लेना है, आपको देख लेना है। यानी कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड पे आपके डिपेंड करता है कि आप जो इसमें मेथड अप्लाई किया गया है वो आप सर्च कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो आइए देखते हैं। अब देखो 13 और 23 है, तो अगर आप 13 में 10 जोड़ दो, कितना 10 जोड़ दो मिलेगा आपको 23। 23 और 34 है तो 23 10 33 और उसमें जोड़ दो 11 है। एक पैटर्न मिल रहा है, 10 के बाद 11 है। अब आगे देखते हैं, अब क्रमशः बढ़ रहा है। ठीक है, 34 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा 44, उसमें 2 जोड़ दोगे कितना आएगा 46, यानी कि 12 ऐड करने पर हमें मिल जाता है 46। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 46, फिर यहाँ पे है 59, मतलब कि अगर हम 46 10 56, 56 और 3 59 मतलब 13 हो गया। और इसी प्रकार से ये 14 हो गया प्लस, और ऑब्वियस है 73 के बाद जब हम 15 को करेंगे ऐड, ठीक है कितना करेंगे 15, तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। और वो क्या होगा 15 को ऐड करने के बाद ये होगा 88। ठीक है, तो 88 दैट इज माय आंसर और ये है ऑप्शन डी में। समझ गए आप? देखो प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल हल करते हुए आगे बढ़ो, समझते हुए आगे बढ़ो और क्रमशः जब क्लासेस आगे चलती रहेंगी, आप रेगुलर रहोगे तो क्या होगा फिर धीरे धीरे आपको अगर मैथ अभी नहीं आ रही तो आने लगेगी। 3-4 क्लास आप लेके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितना फर्क आ गया है। अब देखो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न तो अक्सर यूजीसी नेट की परीक्षा में, एसएससी, रेलवे जो भी परीक्षा होती है उसमें डायरेक्शंस से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। यहां पर देखो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देता हूं। सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक प्लस का साइन बना लो और इस तरफ होता है पूरब, इस तरफ होता है पश्चिम, ऊपर की तरफ होगा उत्तर और नीचे की तरफ क्या होता है दक्षिण। ठीक है, अब यहां पर आपको एक कल्पना करनी होती है कि अगर मान लो ये पेपर जस का तस है, अपने आप को सोचो कि आप यहां पर खड़े हो और आपका मुख इस साइड में है, तो आपका लेफ्ट किधर होगा और आपका राइट किधर होगा। अब कल्पना करो कि आप पॉइंट ई पर हो और आपका मुख जो है इधर है, तो ऑब्वियस है आपका जो राइट है वो नीचे होगा और आपका लेफ्ट जो होगा वो ऊपर होगा। अब मान लेते हैं कि आप पॉइंट एन पे हो, ठीक है एन पे, और यहां पर आप कल्पना करो कि आपका मुख ऊपर की तरफ है, तो आपका राइट किधर होगा, राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर ये बात आप समझ गए तो उसके बाद ऐसे प्रश्नों को हल करना चुटकी का खेल बनता है। लाइक एस, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। मानते हैं कि जो विद्यार्थी है वो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ये उसके विद्यालय का द्वार है, यहां से वो 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो यहां पर वो चलेगा इस साइड में, यहां पर पहुंचेगा और ये दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर विद्यार्थी का मुख इस तरफ है, इस तरफ, तो उसका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा, ये आपको समझ लेना है। तो ऐसी कंडीशन में आप जाके खड़े हो जाओ, पेपर पे कल्पना करो कि यहाँ पर आप खड़े हो, आपका मुख इधर है, तो ऑब्वियस है कि राइट साइड नीचे होगा और लेफ्ट साइड ऊपर होगा। अब क्या हुआ है कि वहीं से वो 90 डिग्री कोण बनाकर बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ऊपर तरफ मुड़ेगा और कितना चल रहा है 1 किलोमीटर वो चल रहा है। तो यहाँ पर हम, ये विद्यार्थी इधर जा रहा है, किधर जा रहा है इधर, कितना जा रहा है 1 किलोमीटर, 90 डिग्री पे जा रहा है, ये 90 डिग्री मानेंगे आप। ठीक है, और कहां पहुंचता है वो इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब उसका मुख किधर है, इधर है।
अब आपको यहाँ पे ये सोचना कि अब इसका लेफ्ट और राइट किधर है, तो ऑब्वियस है राइट इस साइड और लेफ्ट इस साइड होगा। अब यहाँ पर वो क्या करता है, यहां से फिर बाईं ओर यानी कि इस डायरेक्शन में वो चलता है कितना, 1 किलोमीटर। तो ठीक है चलते हैं 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे आके वो खड़ा हो गया, 1 किलोमीटर फिर दूरी उसने तय की और यहाँ पर आकर वो खड़ा हो गया। अब जो उसका स्कूल है वो यहाँ पर है, खड़ा है वो यहाँ पर, तो डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से इस दिशा में जाना होगा, यानी कि वो नॉर्थ दिशा, मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन है उस दिशा में खड़ा है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने ओरिजिन यानी कि स्कूल से उत्तर दिशा की ओर है। तो हम ऑप्शन बी को अपना उत्तर मानेंगे, क्योंकि सवाल था कि अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से यहाँ से किस निश्चित दिशा में खड़ा है, तो वो उत्तर दिशा में जाके यहाँ पर खड़ा है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी से 5 वर्ष से छोटा है, बी सी से 3 गुना बड़ा है। यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था तो ए की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो इसमें ही इसका जवाब भी छिपा होता है और आपको सिर्फ उस पॉइंट को पकड़ लेना है, उसके बाद आंसर आपका निकलता चला जाता है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ लोग गलती भी करते हैं, ए बी से 5 वर्ष से छोटा है। अब यहाँ पर लोग कर देंगे कि ए की उम्र को मानते हैं। बाय द वे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे लोग गलती कि ए की उम्र मान लेंगे 10 साल और बी को बता देंगे कि बी की उम्र जो है 5 साल है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, ए बी से 5 वर्ष से छोटा है, यानी कि अगर बी की उम्र 10 साल है तो ए की उम्र 5 साल है। तो ऐसी गलती मत करना, ध्यान से समझो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए बी से 5 वर्ष से छोटा है, तो हम मान लेते हैं कि माना जो बी की आयु है, तो बी की आयु को हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। तो ए की आयु क्या होगी, ए का जो आयु होगा वो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। समझ गए आप, क्योंकि x जो ए है वो b से 5 वर्ष छोटा है। अब है कि b c से 3 गुना बड़ा है, यानी कि c की जो भी आयु है अगर हम x मान लें तो c की आयु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगी, x/3, क्योंकि x/3 का जब आप 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ax मिलेगा, ठीक है। तो c की आयु कितना मानेंगे हम, x/3 वर्ष, क्योंकि जो b है वो c से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। अब यहां पर देखो जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको यहीं से मिलेगा। c 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था। कंडीशन देखो, c की उम्र वो भी कब, c की उम्र 4 वर्ष पहले कितनी थी, 4 वर्ष पहले c था 10 वर्ष का, तो अब उसकी उम्र कितनी बढ़ गई होगी, 4 साल बढ़ गई होगी। तो c की उम्र इन प्रेजेंट वर्तमान में, तो वर्तमान में c की उम्र हो गई 10 × 4 बराबर 14 वर्ष। अब c की उम्र 14 वर्ष है तो b की उम्र, क्योंकि b c से 3 गुना बड़ा है, तो मतलब 14 × 3 मतलब क्या हो जाएगा, 14 × 3 42 वर्ष। तो b की उम्र हो गई है 42 वर्ष। अब b से a कितना वर्ष छोटा है, 5 वर्ष, यानी कि 42 में से जब आप 5 घटा दोगे तो 37 वर्ष ये उम्र मिल गई है किसकी, a की उम्र मिल गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि a की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी, यानी कि क्या करेंगे आप, 37 में 6 को अगर आप ऐड कर दें ये मिलेगा आपको 43 ईयर, और ये आपको मिल गई a की आयु, दैट इज 43 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रेजेंट में वो 37 साल का है, 6 साल बाद वो हो जाएगा 43 वर्ष का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, अगर हम बहुत अधिक प्रश्नों को रेगुलर डिस्कस करेंगे तो जो लोग नए स्टूडेंट हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग बेसिक मैथ को सीख लें, उसके बाद टेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो बेसिक मैथ आप लोगों के लिए शुरू की गई है जो लोग बिल्कुल भी मैथ को इंटरेस्टिंग नहीं मानते हैं। तो ये हो गए आज के 5 प्रश्न। अब बाकी के जो प्रश्न होंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हम कल की क्लास में। तो फ्रेंड्स मैथ की और रीजनिंग की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग ये बिल्कुल फ्री की क्लास डेली लीजिए, और खंड शिक्षा अधिकारी RO की परीक्षा में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करके आप प्री क्वालिफाई करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा, इसलिए मैथ और रीजनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करें। डेली आपको एक क्लास मिलेगी कब, रात को 8 बजे। और इसके लिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ऑलरेडी अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।